गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं संस्थाओं का कामकाज और पिछली कक्षा में हमने प्रधानमंत्री, उसके कार्यों के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में जाना था। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की, जो भारतीय संविधान के अंदर हमारे पास जो संवैधानिक पद है उसके बारे में, जो भारत का प्रथम क्या होता है, नागरिक होता है। तो आज हम भारत के प्रथम नागरिक और भारत के संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया, और जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का मुखिया होता है, जिसको हम राष्ट्राध्यक्ष भी बोल सकते हैं। हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष है वो केवल क्या है, नाम का है। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं नहीं कर सकता और उसके जो अधिकारों का उपयोग है वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का पद ठीक उसी प्रकार का पद है जैसा ब्रिटेन की महारानी का होता है, जिसका काम होता है अलंकृत करना। क्या करना? अलंकृत करना। तो राष्ट्रपति जो है वो देश की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनके काम की निगरानी तो करता है, ताकि वो राज्य के जो उद्देश्य हैं उनको हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करे। और राष्ट्रपति देश का मुखिया नहीं बन पाता है वास्तविक। क्यों? क्योंकि उसका चुनाव जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव जनता क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से करती है। अब बात आ जाती है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं। तो सबसे पहले तो चुनाव की प्रणाली बताता हूं मैं आपको राष्ट्रपति की। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एकल सकर्मणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है उसका नाम बताइए। तो एकल सकर्मणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इसका चुनाव किया जाता है। इसका चुनाव एक चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। अब उस मंडल में कौन होते हैं? प्रश्न आता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो सभी संसद के निर्वाचित सदस्य व समस्त राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन सबको मिलाकर के एक निर्वाचक मंडल का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, जो राष्ट्रपति को वोट दे करके उसका चुनाव करते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन। और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना पड़ता है। उसका एक निर्धारित कोटा होता है। उस बहुमत को क्या बोलते हैं? निर्धारित कोटा। वो क्या होता है? कुल पड़े वैध मतों की संख्या जमा में सीटों की संख्या जमा एक और सारे का जमा एक, ये सूत्र है। यानी कि जितने भी सदस्य कुल मत डालते हैं जिसमें वैध मत होते हैं उनकी गणना की जाती है, कितने वैध मत है। फिर इनको सीटों की संख्या, राष्ट्रपति के सीट की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है। उसके जमा में एक, यानी कि कितना हो गया? 2। यानी कि कुल वैध
जो मत होते हैं उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद में उसमें क्या जोड़ दिया जाता है, 1। अगर ये कोई निश्चित कोटा राष्ट्रपति हासिल कर लेता है चुनाव में, तो वो व्यक्ति भारत का क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। और इससे ये तय हो जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें समस्त राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को चुनेंगे तो इसका मतलब राष्ट्रपति भी जो है किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश का। लेकिन वो प्रत्यक्ष जनादेश नहीं है, जनता ने उसे सीधा निर्वाचित नहीं किया। कौन सा जनादेश नहीं है? प्रत्यक्ष जनादेश। जबकि प्रधानमंत्री के पास क्या होता है, प्रत्यक्ष जनादेश होता है। इसलिए राष्ट्रपति जो है प्रत्यक्ष जनादेश जैसा क्या नहीं कर सकता है, दावा नहीं कर सकता है। तो इसलिए राष्ट्रपति कहने के लिए मात्र क्या है, एक कार्यपालिका की भूमिका निभाता है, कार्यपालक की क्या निभाता है, भूमिका निभाता है। और राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर अगर हम पढ़ें तो आप सोचेंगे कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। अब क्या क्या करता है? जितने भी फैसले होते हैं नीतिगत जो फैसले होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। फर्स्ट, ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, इनको अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि राष्ट्रपति के पास तो बहुत पावर है। दूसरा क्या है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अब वो महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन कौन सी है? भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, अन्य न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और क्या काम करता है? जितने भी राज्यों के राज्यपाल होते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति, महानियंत्रक लेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, बहुत सी और अन्य नियुक्तियां भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरे देशों में भेजे जाने वाले राजदूतों की नियुक्ति, इसके अलावा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि, ये सारे किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो अगर इन नियुक्तियों को, इन संधियों को, इन नीतिगत फैसलों को अगर हम देखें तो सारे के सारे जो काम है वो किससे हो रहे हैं? राष्ट्रपति से हो रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में अगर हम याद रखें तो राष्ट्रपति के इन अधिकारों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, और वहां से जितने भी निर्णय लेकर के आए जाते हैं राष्ट्रपति उनको मानने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है। वो पुनर्विचार के लिए तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मंत्रियों के पास भेज सकता है, लेकिन उस सलाह के ऊपर प्रधानमंत्री विचार करे, माने या ना माने, उसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी संसद द्वारा पारित किसी भी बिल को राष्ट्रपति जो है अपनी मंजूरी के बाद जो है कानून बनता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे कुछ समय के लिए ही क्या कर सकता है? रोक सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है। लेकिन अगर संसद उसे वापस वैसा ही भेज देती है तो उसे क्या करना पड़ता है? केवल और केवल उसे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। हाँ, बस राष्ट्रपति एक जगह जो है अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, अगर उसमें सहविवेक हो, तो उसमें अपना अगर कोई ज्ञान हो, तो कुछ ऐसे स्थान है जहां पर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में किसी दल को बहुमत ना मिले, तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब करता है तो उसके पास एक विकल्प हो जाता है। यहां जब बहुमत नहीं मिलता किसी को, तो राष्ट्रपति यहां विवेक से काम लेकर के किसी ऐसे नेता को नियुक्त कर सकता है
जो उसकी राय में लोकसभा में क्या हासिल कर सकता है, बहुमत हासिल कर सकता है। और ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री को एक तय सीमा के अंदर लोकसभा में बहुमत साबित करने का क्या दे सकता है, मौका दे सकता है। यह केवल उसी परिस्थिति में है जब लोकसभा में किसी भी दल को क्या नहीं मिलता है, बहुमत नहीं मिलता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है न्यायपालिका। यानी कि हमने पढ़ा था, उसी सरकारी आदेश पे हम दोबारा आ रहे हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। उस कहानी को इस बार हम याद नहीं करेंगे, इतना सिर्फ कल्पना करते हैं कि अगर वो कहानी कितनी अलग हो सकती थी। याद कीजिए, इस कहानी का उस समय अगर संतोषजनक अंत हो गया सर्वोच्च न्यायालय के जरिए जो फैसला सुनाया, और उसे हर किसी ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता अगर देश में क्या नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास वो अधिकार नहीं होता कि वो सरकार की कार्रवाई को क्या कर सके, आंक सके, या हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्याय की निष्पक्ष उम्मीद ना होती, या भले ही वो निष्पक्ष फैसला सुना दे लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने के उसके फैसले को नहीं मानते। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, क्या कहानी अलग नहीं हो जाती? तो इसी वजह से लोकतंत्र के अंदर न्यायपालिका को प्रभावकारी बनाने के लिए उसको क्या बनाया गया है, स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाया गया है। उसके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई भी दबाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको इतनी आसानी से क्या नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वो पूरे देश के अंदर 3 भागों में डिवाइड है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, और तीसरा है जिला न्यायालय। ये जिला स्तर पे होता है, ये राज्य स्तर पे होता है, और ये राष्ट्र स्तर पे होता है। और नीचे के जो दोनों न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, ये किसके नियंत्रण में काम करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। और भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत, इसीलिए इसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय देश के अंदर न्यायिक जो नियंत्रण है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और देश की सारी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। और इनमें से सर्वोच्च न्यायालय किन विवादों को देखता है? देश के नागरिकों के बीच कोई झगड़ा है उनको देखता है न्यायालय। सरकार और नागरिक के बीच अगर कोई है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई है, केंद्र या राज्य सरकार के बीच कोई भी है, तो 2 प्रकार के झगड़े होते हैं, 2 प्रकार की ताकत होती है जो न्यायपालिका इस्तेमाल करती है। एक तो होता है दीवानी, और दूसरा कौन सा होता है, फौजदारी। दीवानी जो मुकदमे है वो जमीन जायदाद और धन से जुड़े होते हैं, और फौजदारी जो होते हैं वो कत्ल, हत्या का प्रयास, अपहरण, डकैती, लूटपाट से संबंधित होते हैं। तो 2 प्रकार के जो है क्षेत्र होते हैं, महत्वपूर्ण इनको बांटा गया है, दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें। तो ये जो उच्च न्यायालयों के जो फैसले होते हैं उनके खिलाफ जो है सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, अपील अगर जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई करता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वो विधायिका और कार्यपालिका से पूर्ण रूप से क्या है, नियंत्रण से क्या है, बाहर है। और न्यायाधीश सरकार के निर्देश और सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। और इसी वजह से सभी आधुनिक जो लोकतंत्र के अंदर जो अदालतें होती हैं विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है। हमारे प्रशासन के 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। तो जो न्यायालयों की हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो किसके परामर्श से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के और कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को क्या करते हैं, चुनते। इससे जो राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। और
सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे हटाना क्या हो जाता है, असंभव। क्यों? उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो है महाभियोग। जिस प्रकार एक राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, किसको? राष्ट्रपति को जिस प्रकार एक पद से हटाया जाता है, उसी प्रकार मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत हार्ड है और आज तक किसी भी भारतीय मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीशों को जो है इस प्रक्रिया के तहत हटाया नहीं गया। क्योंकि इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? महाभियोग के लिए संसद के 2/3 बहुमत के आधार पर अलग अलग संसद के सदन से पारित हो, और यह कभी भी पॉसिबल नहीं होता। यानी कि महाभियोग, किस महाभियोग की जो प्रोसेस है जिसके तहत हटाया जाता है, वो प्रोसेस क्या है? किसी भी मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रणाली, उसके तहत संसद के 2/3 बहुमत के आधार पर अलग अलग संसद के सदन से, दोनों ही सदन 2/3 बहुमत से उसके खिलाफ उस प्रस्ताव को क्या करेंगे? पारित करेंगे। तभी उस व्यक्ति को उस पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो दुनिया की जो न्यायपालिकाओं में सबसे प्रभावशाली है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। कई बार आ जाता है प्रश्न, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। और अगर उनको लगता है कि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही है जिससे संविधान की जो आत्मा होती है उसको ठेस पहुंचती है, तो उसको वो निरस्त कर सकती है, उस कानून को अमान्य घोषित कर सकती है। और संसद जो है संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में क्या नहीं कर सकती है? बदलाव नहीं कर सकती है। इसके अलावा भारतीय लोगों के जो हितों के खिलाफ भी जो है कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता है। अगर संसद उसको पारित करती है तो व्यक्तियों को एक अधिकार दिया है हमारे उच्च न्यायालय ने, जो उच्चतम न्यायालय है, जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति संसद के अगर कानून से अगर बहुत बड़े स्तर पर देश का एक वर्ग क्या होता है? प्रभावित होता है, तो कोई भी एक व्यक्ति उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में अपील कर सकता है। और उस अपील को क्या बोला जाता है? जनहित याचिका। यानी कि जो जनता के हित में याचिका लगाई जाती है, उसकी पर्सनल हित नहीं होता है। तो सरकार की कार्रवाई से अगर जनहित को ठेस पहुंचाई जाती है तो उसके लिए वो अदालत जा सकता है, और उस याचिका को क्या बोला जाता है? जनहित याचिका। और इस याचिका के जरिए जो अदालतें क्या करती हैं, फिर सरकार के निर्णय को, जो उसकी जो शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, उसको रोक सकती है। सरकारी अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण को क्या कर सकती है? रोक सकती है। और इसी वजह से लोगों के अंदर आज भी न्यायपालिका के प्रति क्या है? विश्वास है। और इसी के साथ जो है हमारे इस पाठ का जो है समापन हो जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आपको यहाँ दिए गए हैं, आप इनको आसानी से देख सकते हैं, जिनके ऊपर हमने जो है इसके अंदर बहुत बड़ी चर्चा की है। और चर्चा के अंदर मैंने आप सभी को अभी बताया था कि गठबंधन सरकार क्या होती है। आप फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे ध्यानपूर्वक, ये देखिएगा कि गठबंधन सरकार क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पार्टी को जो है चुनाव के अंदर लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो वो फिर क्या करते हैं? दूसरी जो पार्टियां होती है उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। कार्यपालिका के बारे में मैंने बता दिया कि व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय होता है जो संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख जो है नीति बनाने, फैसले और उन्हें लागू करने का अधिकार लेता है। सरकार का मैंने बता दिया, संस्थाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसके पास देश के अंदर व्यवस्थित जनसमूह को सुनिश्चित करने, कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार। न्यायपालिका का भी हमने चर्चा की, एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवाद के निपटारे का अधिकार होता है। विधायिका मैंने बता दिया, जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञापन, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी पत्र को हम कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। राजनीतिक संस्था क्या इसे कहते हैं? देश की जो सरकार है, राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली जो प्रक्रियाएं होती है उसके समूह को कहते हैं। और आरक्षण, भेदभाव का जो लोग शिकार होते हैं, वंचित और पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं, उन समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों के अंदर शैक्षणिक संस्थानों में पद और कोटे
या सीटें आरक्षित करना क्या कहलाता है? आरक्षण। और राज्य किसे कहते हैं? किसी भी निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो, घरेलू और विदेश नीति बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती है पर राज्य हमेशा क्या रहता है? बना रहता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अभ्यास के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? आप कौन सा फैसला कर सकते हैं? हम सिर्फ इसमें एक ही फैसला कर सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित जो विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। अपने पसंद के प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि लोकसभा में अगर किसी दल को बहुमत हासिल है और वो किसी को नेता चुनेंगे तो उसी को बनाना पड़ेगा। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा सकता, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक उसे बहुमत हासिल है। उसके बाद निम्नलिखित में से राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है? तो राजनीतिक जो कार्यपालिका हमने दो पढ़ी थी, राजनीतिक और स्थायी। स्थायी में तो सारे नौकरशाह होते हैं जो सरकारी कर्मचारी जिनका पद बदलता नहीं। तो क्या होगा? जिलाधीश बदल सकता है, गृह मंत्रालय का सचिव आजीवन भी रहता है, 58 वर्ष तक रहता है, पुलिस महानिदेशक तो क्या आ जाएगा? गृह मंत्री। ये 5 वर्ष के बाद बदल जाता है। उसके बाद है न्यायपालिका के बारे में कौन सा बयान आपका गलत है? यहाँ तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी, ये गलत है। पहला ही गलत हो गया है यहाँ पर, ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद है भारत में निम्नलिखित जो राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के अंदर मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो हमारे पास एक ही पढ़ा था हमने, वो कौन था? संसद। उसके बाद नेक्स्ट है उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। कौन कौन सा समाचार जारी कर सकता है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय किससे संबंधित करेगा? ऊंची पहाड़ियों पर तैनात जो है सैनिकों के क्या बढ़ाए जाएं? वेतन भत्ते बढ़ाए जाएं। क्या बढ़ाए जाएं? वेतन भत्ते जो है बढ़ाए जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। देश में जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है, तो ये काम कौन करेगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन करेगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दूसरा हमारे पास ग्रामीण जो है इलाकों में टेलीफोन की सेवाएं जो उपलब्ध कराएगा, तो कौन कराएगा? सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय करवाता है। ये सारा काम संचार का उसी के जिम्मे है। तीसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और चावल बेचा जाएगा, तो ये कौन करेगा? कृषि और खाद्यान्न। कृषि और खाद्यान्न। प्लस पोलियो तो कौन आ जाएगा हमारे पास? स्वास्थ्य मंत्रालय। और ऊंची पहाड़ियों पर तैनात रक्षा मंत्रालय। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है, देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामले में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। तो पहला है सड़क, और ये काम कौन करती है? विधायिका करती है। सड़क का निर्माण करना ये काम किसका है? कार्यपालिका जो हमारी होती है उसके द्वारा किया जाता है। विधायिका तो क्या करती है? वहां पर नियम और कानून बना देती है, और उनका इस्तेमाल कौन करती है? कार्यपालिका। स्टॉक एक्सचेंज है, उसके लिए कौन काम करती है? विधायिका। विचार विमर्श करेगी, कानून बनाएगी, तो कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का होता है। दो राज्य सरकारों के बीच अगर कोई विवाद है तो ये काम किसका होगा? न्यायपालिका निपटाएगी। और भूकंप पीड़ितों के राहत के प्रयासों की अगर सूचना मांगी जाएगी तो कौन मांगती है? कार्यपालिका मांगती है, ताकि सारा बताया जाए कहां पर कितने कितने लोग क्या हो गए हैं? प्रभावित हो गए हैं। उसके बाद है भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों चुना जाता है? क्यों चुना जाता है बताइए आप? क्योंकि संसदीय जो लोकतंत्र होता है उसमें केवल वही व्यक्ति जो है क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए जो है उस व्यक्ति का जनता द्वारा चुना जाना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हमारे यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाते हैं, और आप इन्हीं प्रश्नों को जो है अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आगे के लेसन के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और उस लेसन को आप जो है हम जो हमारा नेक्स्ट लेसन जो करेंगे लोकतांत्रिक अधिकार, उसके बारे में आप पहले घर से क्या करेंगे? अच्छे से याद करेंगे, ताकि जब हम उस पाठ को करें तो बहुत अच्छे से आप उसको क्या कर पाएं? समझ पाएं। थैंक यू।